एक बच्चा सुबह उठता है जल्दी और भाग भाग के स्कूल की बस पकड़ता है। स्कूल पहुंचकर उसके सब्जेक्ट्स की पढ़ाई और इसी तरह स्कूल से लौटकर फिर से पढ़ाई, ट्यूशंस और एक्टिविटीज में वो बिजी हो जाता है। आज हम अपने शो वॉइस ऑफ मोज़ेक में इन्हीं मुद्दों पे खास बातचीत करेंगे। तो आइए हम वेलकम करते हैं सेंट मार्क सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल न्यू दिल्ली की प्रिंसिपल रितिका आनंद का। उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू ने भी सम्मानित किया नेशनल टीचर अवार्ड से। उनकी मुलाकात प्राइम मिनिस्टर जी से भी हुई। रितिका जी, वेलकम टू वॉइस ऑफ मोज़ेक। Thank you, Sonali, for inviting me. It's a journey of almost 25 years now. बच्चों पे जो ये प्रेशर बनता आ रहा है, आप एज अ टीचर भी देखती हैं और एज अ लीडरशिप रोल में प्रिंसिपल के तौर पे आप कई सालों से ये देख रही हैं। आप खुद भी एक मदर हैं, तो क्या आप इस बात से एग्री करती हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं उन पे एक चाहे वो एकेडमिक प्रेशर हो या इमोशनल प्रेशर है? देखिए, मुझे लगता है कि परफॉर्मेंस प्रेशर तो हर किसी पे रहता है ना। सो ओके, आई टेल यू हाउ वी डू इट। सो व्हेन द चाइल्ड इज इन प्री प्राइमरी एंड प्राइमरी, वी स्ट्रेस अ लॉट अपॉन इमोशनल एंड मेंटल एंड ऑफ कोर्स फिजिकल वेलबींग ऑफ द चाइल्ड। तभी आपने ऐसे देखा है कि एंड आई एम श्योर हुआ होगा, बच्चे कुछ सब्जेक्ट्स ले लेते हैं, कुछ स्ट्रीम को पकड़ लेते हैं एंड देन इट टर्न्स आउट टू बी द रॉन्ग करियर चॉइस एंड देन इट्स अ यू टर्न। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब भी मैंने ऐसा देखा है, दैट हैज ऑलवेज टर्न्ड आउट टू बी अ सक्सेस स्टोरी। सेक्स एजुकेशन एक ऐसा टॉपिक है इंडिया में। पहले तो आप हमें ये बताइए कि क्या सेक्स एजुकेशन बच्चों के लिए ज़रूरी है? एक बच्चा सुबह उठता है जल्दी और भाग भाग के स्कूल की बस पकड़ता है। स्कूल पहुंचकर उसके सब्जेक्ट्स की पढ़ाई, कॉम्पिटिशन्स की तैयारी और इसी तरह स्कूल से लौटकर फिर से पढ़ाई, ट्यूशंस और एक्टिविटीज में वो बिजी हो जाता है। ये कह सकते हैं कि आजकल स्कूल के बच्चों के पास अपना एक वर्क लोड है, स्टडी लोड है और उनके पास भी प्रेशर है एकेडमिक परफॉर्मेंस देने का। पैरेलल उन्हीं के पेरेंट्स हैं जो जल्दी उठकर बच्चों को स्कूल भेजते हैं, ऑफिस जाते हैं और वहाँ उनका रूटीन उतना ही बिजी है। अक्सर हम ये देखते हैं कि जब पेरेंट्स घर आते हैं वो अपना ऑफिस का काम भी घर ले आते हैं। क्या वो क्वालिटी टाइम बच्चों को दे पा रहे हैं? क्वालिटी टाइम से हमारा ये मतलब है कि क्या हम पूछते हैं कि बच्चे आज आपका दिन स्कूल में कैसा रहा, क्या चैलेंजेस आई, क्या तुम कर पा रहे हो? और अगर हम ये क्वालिटी टाइम नहीं दे पाते हैं तो उन बच्चों में एक स्ट्रेस आ जाता है। हो सकता है कि वो पढ़ाई में कोप ना कर पा रहे हों और अगर हम एज पेरेंट्स प्रेजेंट ना हो तो बच्चों में इमोशनल स्ट्रेस, डिस्ट्रैक्शंस और तरह की चीज़ें आ सकती हैं। आज हम अपने शो वॉइस ऑफ मोज़ेक में इन्हीं मुद्दों पे खास बातचीत करेंगे। हमारे खास मेहमान जो एक टीचर ही नहीं रही हैं बट एक माने हुए स्कूल की प्रिंसिपल हैं और जो हर दिन कई बच्चों को मेंटर करती हैं, अपनी टीचर्स के साथ प्लान करती हैं कि कैसे बच्चों की एकेडमिक जर्नी जो है वो सुंदर बनाई जा सके, आसान बनाई जा सके और पेरेंट्स को भी काउंसल करती हैं इन्हीं मुद्दों पे। तो आइए हम वेलकम करते हैं सेंट मार्क सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल न्यू दिल्ली की प्रिंसिपल रितिका आनंद का। उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू ने भी सम्मानित किया नेशनल टीचर अवार्ड से 2023 में। उनकी मुलाकात प्राइम मिनिस्टर जी से भी हुई। तो आइए उनसे जानते हैं इन्हीं खास और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे कि उनका क्या कहना है। रितिका जी, वेलकम टू वॉइस ऑफ मोज़ेक। आप कैसे हैं? थैंक यू, नमस्ते, आई एम गुड। थैंक यू सोनाली फॉर इनवाइटिंग मी और बहुत एक्साइटेड हूँ आप बातचीत के लिए आज की। तो आपका क्या सवाल है? आई एम रेडी टू एक्सप्लोर विद यू। बिल्कुल, एजुकेशन जो है और इससे जुड़ी हुई चाहे वो पेरेंट्स हों या बच्चे हैं, उनकी समस्याएं या कंसर्न्स हैं और ये ऐसा टॉपिक है जिसपे हम लोग सब बहुत कुछ जानना चाहते हैं आपसे। पहले अगर आप हमें बता सके कि आपकी ये शुरुआत एज अ टीचर कैसे हुई और इससे जुड़ी कुछ खास जो आपके लिए एक इंस्पिरेशन है, क्योंकि टीचर का एक जो रोल है सोसाइटी में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप बताएं आपकी ये जर्नी कैसी रही? Sonali, I think it has been a very fulfilling journey for me. It's a journey of almost 25 years now, which seems like a lifetime. मैं मानती हूँ कि जब हम चूज करते हैं ना
कि हमें टीचिंग प्रोफेशन में जाना है या टीचर बनना है, तो एकदम से वो जो मैजिक वॉन्ड नहीं चलती ना, धीरे धीरे आप अपने क्राफ्ट में, आप अपनी टीचिंग में धीरे धीरे आप जिसे कहते हैं ना, आप भी ग्रूम होते हैं जी। तो आई थिंक इट वाज वेरी सिमिलर फॉर मी एज वेल. I have been groomed by my mentors. I have been groomed by our founder principal, and it has been a fulfilling journey. Having said that, मुझे ऐसा लगता है कि अब जिस स्टेज पर मैं हूँ, in a leadership position, I feel this is a message which I have for all the teachers. I think बहुत सारे teachers ये realize नहीं करते कि वो कितना important काम कर रहे हैं, ना सिर्फ अपने देश के लिए बट ऑल्सो ह्यूमैनिटी के लिए. आप इतने इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कि एक सोसाइटी के लिए डॉक्टर्स इम्पॉर्टेंट हैं, एक सोसाइटी के लिए आर्म्ड फोर्सेस ना हो, एक देश के लिए कितनी इम्पोर्टेंस है आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की, है ना, पुलिस डिपार्टमेंट की, जुडिशरी की. ऐसे ही डेफिनेटली एजुकेशन तो है ही एक बहुत बड़ा पिलर है हमारे देश का, डेमोक्रेसी का, वर्ल्ड का, बट उसके लिए इंस्ट्रूमेंटल कौन है? टीचर्स. सो आई फील टीचर्स शुड फील स्पेशल एंड वेरी प्राउड ऑफ देमसेल्व्स when they start this journey, when they start their journey in the field of education. Absolutely amazing. मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ कि टीचर्स ना हो तो सोसाइटी का जो स्ट्रॉन्ग पिलर है ऑफ एजुकेशन इज, गुरु के बिना तो अंधेरा है ना, गुरु के बिना तो सब अंधेरा है. तो आपने ये मैसेज जो टीचर्स के लिए दिया है बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये टीचर्स को इंस्पायर करेगा, क्योंकि वो डेली बेसिस पे वो दे आर सो डिवोटेड टू स्टूडेंट्स एंड मेकिंग एन इम्पैक्ट देयर इन एजुकेशन. हाउ वंडरफुल. मैंने इंट्रोडक्शन में एक भी बात कही और इसी पे हम आज काफ़ी डिस्कस करेंगे कि बच्चों पे जो ये प्रेशर बनता आ रहा है, आप एज अ टीचर भी देखती हैं और एज अ लीडरशिप रोल में प्रिंसिपल के तौर पे आप कई सालों से ये देख रही हैं, आप खुद भी एक मदर हैं, तो क्या आप इस बात से अग्री करती हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं उन पे एक चाहे वो एकेडमिक प्रेशर हो या इमोशनल प्रेशर है? देखिए, मुझे लगता है कि परफॉर्मेंस प्रेशर तो हर किसी पे रहता है ना, चाहे आप अपने काम में देख लीजिए, बच्चों का काम है पढ़ाई और बहुत सारी और चीज़ें, तो डेफिनेटली प्रेशर तो रहेगा. पॉजिटिव प्रेशर इज गुड, क्योंकि जब अच्छा प्रेशर होता है तो उसमें आप अच्छा निखर के आते हैं, अच्छा काम करते हैं. यहाँ पर कि मैं इसको मानूंगी सोनाली, दैट एवरीथिंग इन दिस लाइफ इज ऑल अबाउट बैलेंस, है ना. सो अच्छा प्रेशर अच्छा है, लेकिन जिस तरह जब ये प्रेशर बहुत ओवरवेलमिंग हो जाता है, तब ये प्रेशर नेगेटिव हो जाता है. एंड व्हेन द प्रेशर इज नेगेटिव, then it becomes detrimental to the health of the child, to the health of the parents. जी. और ये जो एंजाइटी है, ये ना लूप में है. बच्चों को एंजाइटी, पहले पेरेंट को एंजाइटी है, फिर वो एंजाइटी ट्रैवल होती है बच्चों को, फिर बच्चों को एंजाइटी है, वही वापस होके मल्टीप्लाई होकर आती है पेरेंट्स को. सो देखिए, हम एक लूप में हैं. इट्स लाइक अ साइक्लोन, एंड इट्स नेवर एंडिंग. सो द बेस लाइन इज टू फाइंड द बैलेंस, और उसके लिए, उस बैलेंस को फाइंड आउट करने के लिए ना, वी नीड पार्टनरशिप, वी नीड कोलैबोरेशन. एंड हु नीड्स टू कोलैबोरेट? पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, चिल्ड्रन, टीचर्स एंड काउंसलर्स. पहले जब हम आज से 20 साल पहले एजुकेशन की बात करते थे ना, तो हम काउंसलर वर्ड यूज नहीं करते. हम कहते थे, अरे देखिए, एजुकेशन में 3 पिलर्स हैं, इट्स लाइक अ ट्रायंगल. यू हैव द स्टूडेंट, द टीचर and the parent, but I think now at the center is also, let's keep the child in the center, and on the 3 vertices, let's keep the counselor also, because it's very important with the changing world, with the changing expectations. It's important that all these parties collaborate, and I think then it's the pressure, positive pressure gets divided, and then we start or make this journey not easy breezy but fruitful. Yes. Yeah. And not as stressful. Yes, absolutely. क्योंकि आपने ये बहुत अच्छी बात कही कि जो बच्चा स्ट्रेस देख रहा है पेरेंट का, वो उसके स्ट्रेस को डबल कर रहा है, एंड जो बच्चे का स्ट्रेस है वो भी पास ऑन हो रहा है पेरेंट पे. एब्सोल्युटली. तो मेरा ये सवाल है कि क्या आपको ये लगता है कि पेरेंट्स इस स्ट्रेस को समझ पा रहे हैं? क्या वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि हाँ, हो सकता है कि उनका बच्चा जो है स्कूल में या परेशानी है
एकेडमिक प्रेशर से नहीं डील कर पा रहा है, या हो सकता है बियॉन्ड स्कूल आफ्टर स्कूल कुछ चीज़ों में वो लैग कर रहा है। तो पहले इस बात पे आप बताएं कि क्या आज के पेरेंट्स इतने अवेयर हैं लुकिंग एट उनकी हेक्टिक लाइफ को एंड लिमिटेड आवर्स? I think, Sonali, it's a very multi-dimensional question that you have asked. It has so many dimensions, you know. Parents कैसा सोचते हैं, it all depends on कि वो भारत के किस कोने में रहते हैं, है ना? उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड और फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, उनका बच्चा किस तरह के स्कूल में पढ़ रहा है। तो मुझे लगता है कि ये सारे फैक्टर्स जब आप मिलजुल जाते हैं तब पेरेंट्स की एक आउटलुक फॉर्म होती है। सो अगर मैं एक छोटे से ग्रुप की बात करूं, टेक लेट्स से अगर एक नॉर्मल पब्लिक स्कूल में अगर जो पेरेंट्स मिडिल क्लास बैकग्राउंड के बच्चे जहां पढ़ रहे हैं, वहां पर जो प्रेशर है, आप देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट्स वेरी स्ट्रेंज एंड इट इज़ वेरी सैड कि आज भी in 2025 I see parents pushing their children towards science. It's strange because मुझे ऐसा लगता है कि आजकल बहुत अवेयरनेस है, हम लोग सब बात करते हैं कि अरे यू शुड फाइंड योर पैशन। आज से सालों पहले एक मूवी आ गई 3 Idiots जिसने इसको इतने अच्छे से पब्लिक को दिखाया कि देयर इज नो पॉइंट इन टेकिंग प्रेशर, बट एट द सेम टाइम फॉलोइंग योर पैशन इज इम्पॉर्टेंट। बट दैट्स व्हाट आई एम सरप्राइज्ड अबाउट, दैट इवन इन टुडेज डे एंड एज जो होड़ है साइंसेस की तरफ, वो ह्यूमैनिटीज़ और कॉमर्स के करियर्स की तरफ नहीं है। तो आई फील कि पेरेंट्स की जब हम बात करते हैं, उनको प्रेशर इसीलिए है क्योंकि उन्हें अवेयरनेस नहीं है। The day parents are aware of the options and of the seemingly how to reach, अगर मैंने कहा कि मेरा बच्चा कहता है मुझे एक्टर बनना है या डांसर बनना है, तो most of the parents would probably not support the child in this aspiration कि एक्टर, आपको पता है वहाँ पे ऐसा हो सकता है, XYZ, so many things. So what we need is to make the parents also aware. There needs to be more career counselors, and वो जो रास्ता दिखाने वाला वो जो लाइट है ना, वो होनी चाहिए। मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। प्रेशर इसीलिए है क्योंकि नॉलेज नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। तो आप तो इतना पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन आपका रहता होगा, चाहे वो पेरेंट टीचर मीटिंग्स हो या आपके स्पेशल सेशंस होते हैं, तो आपको ये लगता है कि पेरेंट्स में ये अवेयरनेस और लानी चाहिए? बिकॉज चाहे वो रिसर्च है या फाइंडिंग्स है, ये सब बताती है कि कुछ आने वाले सालों में, और हमने अभी देखा है पोस्ट कोविड कि कुछ ऐसे जॉब्स आए हैं जिनके लिए हम प्रिपेयर्ड नहीं थे। सो वी कैन नॉट प्रिडिक्ट द जॉब्स ऑफ द फ्यूचर, एंड दे कैन बी टोटली लॉट ऑफ क्रिएटिव फील्ड्स। Yes. So how do you enlighten the parents in your school? For me, in my school, we have to, and we have been doing that. We have experts on board. We would call, so when the child, so okay, I'll tell you how we do it. So when the child is in pre-primary and primary, we stress a lot upon emotional and mental and of course physical well-being of the child. So academics की बात तो होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा हम लोग emotional and mental well-being के बारे में बात करते हैं बच्चों की, क्योंकि वहाँ से जो है बच्चे का एक personality develop होनी शुरू हो रही है। Middle classes में आते आते it's all about positive, building positive body image and how to cope up with the changes in their bodies, because children are now, they've become, they are in that preteen, they're tweens, and they are just embarking on their journey of being an adolescent, जहाँ के challenges, they are multifold challenges, जिसके लिए शायद parents prepared नहीं होते, है ना? तो मिडिल क्लासेस में फोकस वहीं रहता है, लेकिन एज द चिल्ड्रन कम टू क्लास 9th द फोकस इज डेफिनेटली ऑन अ लॉट ऑफ करियर चॉइसेस। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट करियर चॉइसेस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी स्ट्रेंथ्स को जानें, हम अपनी वीकनेसेस को जानें। उसके लिए साइकोमेट्रिक टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है, जो बहुत बार पेरेंट्स को लगता है कि ओ व्हाई शुड वी गेट इनटू दैट, और अभी तो समय है या समय नहीं है। अब इसमें 2 तरह के पेरेंट्स होते हैं, कुछ होते हैं जो बहुत रिलैक्स्ड होते हैं, उनको लगता है कि इसकी क्या ज़रूरत है, और कुछ होते हैं वो बेचारे 9वीं के बच्चों को ऐसे ऐसे कोचिंग सेंटर्स में डाल देते हैं जहाँ पर बच्चे की जो एक नेचुरली जो बच्चा ब्लूम हो रहा है ना, आई थिंक दे कर्ब that they stifle the natural blooming of the child, because उसको आपने 9वीं में ही एक ऐसे इंस्टीट्यूट्स में डाल दिया कि ओ 12वीं के बाद इसको ये करना है। आई थिंक दैट्स अ लिटिल टू मच फॉर द चिल्ड्रन टू हैंडल। सो इसके लिए भी मुझे लगता है अगेन द पेरेंट्स आर नॉट अवेयर, वो भी, उनको भी पीयर प्रेशर है। बिल्कुल,
पेरेंट्स को ही पेयर प्रेशर, हम बच्चों के पेयर प्रेशर की बात क्या ही करेंगे। मुझे लगता है हमें अडल्ट्स को बहुत काउंसलिंग की ज़रूरत है। पर ऐसे में पेरेंट्स के पास क्या चॉइस है, क्योंकि जो देखा जाए एग्जामिनेशंस की तैयारी हो, कॉम्पिटिशन्स की तैयारी हो, अवेयरनेस वही सोनाली कि जब तक आप जब आपका बच्चा 9वीं कक्षा में है तो सबसे पहले तो आप ये जानें कि आपके बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है। आपने तो उसे कह दिया चलिए आप मान लीजिए आप इंजीनियर बनेंगे और बच्चा अच्छा भी है, मान लीजिए मैथ्स में अच्छा है, साइंस में अच्छा है, लेकिन उसकी क्रिएटिव एबिलिटीज़ कुछ अलग हैं, बहुत डिज़ाइनिंग में है या म्यूज़िक में है, क्या आपने उसे एक्सप्लोर होने का मौका दिया? या डू यू थिंक दैट ओके फाइन, आई थिंक ही विल डू ग्रेट इफ ही बिकम्स अ म्यूजिक प्रोड्यूसर और एनीथिंग फॉर दैट मैटर। सो फाइंडिंग मोर, और कई बार ना इंस्टिंक्ट से काम नहीं चलता, पेपर पेन की ज़रूरत रहती है। तो जैसे हमने कहा टेस्टिंग की, उसके बाद कुछ इसी फील्ड से जुड़े हुए लोगों से बात करना, जो हम अपने स्कूल्स में भी बहुत कराते हैं कि हम इनवाइट करते हैं लोगों को जो कि डिफरेंट फील्ड से हैं और किस तरह से वो उनकी सक्सेस स्टोरीज हम शेयर करते हैं पेरेंट्स के साथ। एंड वी ट्राई टू हैव अ डायलॉग विद देम। दिस इज़ व्हाट द बेस्ट वी कैन डू राइट नाउ, गिविंग देम अ लॉट ऑफ गुड इंफॉर्मेशन and telling them that yes, let us explore what is best for your child by knowing who your child is. कभी आपने ऐसे देखा है कि, एंड आई एम श्योर हुआ होगा, कि बच्चे कुछ सब्जेक्ट्स ले लेते हैं, कुछ स्ट्रीम को पकड़ लेते हैं, एंड देन इट टर्न्स आउट टू बी द रॉन्ग करियर चॉइस, एंड देन इट्स अ यू टर्न. So yes, it is, but I think it's I have most of the times जब भी मैंने ऐसा देखा है, that has always turned out to be a success story. Most of the times कि आज से 15 साल पहले या 17 साल पहले अगर है कोई बच्चा आया, उसने साइंस ले लिया, नहीं हो पा रहा, 1 साल बाद ह्यूमैनिटीज़ में शिफ्ट किया, and now probably those people are doing amazing in their lives. वो जो समय था जब शिफ्ट हो रहा था, थोड़ा सा दर्दनाक होता है पेरेंट के लिए, बच्चों के लिए, लेकिन फिर यही तो कोलैबोरेशन की बात है, यही तो फिर स्कूल का रोल है कि किस तरह से आपने उसको एक पॉजिटिव माइंडसेट में रखा. It's okay to make mistakes. When we as adults when we start believing in that, first we have to believe that it's okay to fall and make mistakes, because most of the times we just say it, we don't mean it. हम अपने आप को भी तो इतना harshly judge करते हैं, how could I make this mistake? So it's okay to make mistakes, believe in it, and I think this will definitely pass on to the children, and then such changes won't impact the child so adversely. So I have seen some amazing success stories in my life where the U-turn was painful yet fruitful. तो ये कहना सही रहेगा कि पेरेंट्स को थोड़ा ट्रस्ट करना चाहिए on the children, on what their interests are, क्योंकि 100%. आज के ज़माने में जितनी हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इतना सपोर्ट सिस्टम है, एंड चाहे वो क्रिएटिव फील्ड में जाना चाह रहा है या मीडिया में जाना चाह रहा है या AI रिलेटेड में जाना चाह रहा है, इतने एक्सपर्ट ओपिनियंस हमारे पास अवेलेबल हैं. सो वी कैन एज पेरेंट्स वी कैन ट्राई and see, and then probably help the child move ahead. Absolutely. 100 में से शायद 50 चीज़ें वर्क नहीं करेंगी, बट 50 ज़रूर वर्क करेंगी. बट मुद्दा यही है कि आप ट्राई तो कम से कम करते रहें. हाथ पैर मारना जिस दिन छोड़ देंगे, फिर उस दिन तो हार ही हार है. हाथ पैर मारना पड़ेगा, एक्सप्लोर करना पड़ेगा, बातें करनी पड़ेंगी. भाई बातें बहुत ज़रूरी हैं, है ना. आप अगर you meet somebody, you think that they can give you some information, some good knowledge, I think you should explore, talk. And of course now with the advent of AI, at your fingertips, things have definitely become so simple. Yes, absolutely. Yeah, and easier, definitely. हमने इमोशनल स्ट्रेस की बात करी, और वो हर पर्सन में दिखता है, बच्चों में भी दिखता है. वो किस ढंग से दिखता है शायद वो आप बेटर बता सकेंगे, क्योंकि एज पेरेंट्स मे बी वी आर ऑल्सो बिजी इन आवर लाइफ, एंड व्हाट वी थिंक आर वी गिविंग द बेस्ट वी मे नॉट बी. और हमारा बच्चा अगर प्रेशर से डील कर रहा है, वो घर आ रहा है, तो आप हमारे लिए बताएं कि कैसे आइडेंटिफाई करें कि बच्चे को पेरेंट इंटरवेंशन की ज़रूरत है, कि बच्चे में ये स्ट्रेस दिख रहा है. ओके सोनाली, इसके लिए ना मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ. बच्चे के जो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल. जब बहुत छोटे बच्चे होते हैं ना, इन्फेंट्स एंड अप टू 1 year, जब बच्चे गिर जाते हैं ना, तो रोने से पहले अपने माँ बाप की शक्ल देखते हैं. आपने नोटिस किया है? दे विल सी, लुक एट द फेस. और अगर मम्मी ने बहुत शोर मचाया, हल्ला मचाया, तो वो बहुत दहाड़े मार मार के रोते हैं. और अगर मम्मी और पापा थोड़ा सेंसिबली
एक्ट करते हैं तो बच्चे रोते नहीं हैं, चोट तो लगी होती है बट रोते नहीं है, यू नो, दे जस्ट collect themselves very, even you know a small child. So ये जो एंजाइटी स्ट्रेस की हम बात करते हैं ना, इसकी रूट बहुत बार घर में होती है जो हमसे ही जुड़ी है, लेकिन वो हमें नज़र नहीं आती क्योंकि हम बहुत बार अपने आप को परफेक्शनिस्ट जैसा समझते हैं एज अ पेरेंट ना, कि अरे हम तो ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, हमें सब वॉट एवर द केस में भी। जब हम टीनेज एंजाइटी की बात करते हैं तो बच्चा डिटैच हो चुका है माँ बाप से, और जब घर पे आ रहा है सो बहुत सारे साइनेजेस हैं जो हमें देखने हैं। समटाइम्स यू नो चिल्ड्रन, उनका ईटिंग पैटर्न बदल जाता है। पहले बहुत भूख लगती है, अब भूख नहीं लग रही। स्लीपिंग पैटर्न बदल जाता है, चुप ज़्यादा रहना शुरू कर देते हैं, अकेले रहना ज़्यादा मन करता है कि आप अकेले रहिए, या थोड़ा सा नॉट एरोगेंस, मतलब थोड़ी सी बदतमीजी बात में, थोड़ा सा यू नो जस्ट टू शट योर पेरेंट्स आउट ऑफ एनीथिंग। यू नो, दीज आर लिटिल थिंग्स जो आपको बताएंगे कि कुछ तो है जो इनको ट्रबल कर रहा है। और sometimes you know children might behave, they might lock themselves in the bathroom for a longer time than usual. अब वो भी तभी पता चलेगा अगर आप working parents हैं, तो how would you know? You need a trusted adult in the house to figure out कि अरे आज इतना टाइम कैसे लगाया बाथरूम में, क्यों लगाया बाथरूम में इतना टाइम, फ़ोन तो नहीं लेके जा रहे बाथरूम में, है ना। These little things will definitely tell a parent कि something is there which is bothering the kid. And rather than hounding and just making the child's life miserable by asking क्या हुआ, you know, again one has to be very very sensible in exploring कि क्या हो गया। तो क्या यहाँ इस पॉइंट पे आप पेरेंट्स के लिए 2 या 3 टिप्स देना चाहेंगे कि वो किस तरह से इंटरवीन करें, इस बात को समझें, हाँ, और वो जो इमोशनल सपोर्ट देने की ज़रूरत है वो कैसे दी जाए? हाँ, तो इसकी जो तैयारी है ना सोनाली, इसकी तैयारी टीनेज से थोड़ी सी पहले होती है। आप समझ रहे हो, मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं ना, बहुत बार बच्चे अपनी बातें शेयर करते हैं, बहुत बार, है ना। आज स्कूल में ये हुआ, पता है आज क्या हुआ, मम्मी पापा, अब अभी हम सब लोग ने किताबें पढ़ ली हैं, इंटरनेट पे इतने चीज़ देख लिया, हमें मालूम है कि हमें बच्चों को स्टम्प नहीं करना, हमें सारी बातें सुननी है, तो मम्मी पापा सब कान लगे सुनना चाहिए, हुआ वेरी गुड, यू नो व्हेन द चाइल्ड इज स्लाइटली लाइक 10-11, और अगर वो कुछ बदमाशी करता है, अगर वो कुछ ऐसा करता है जो लाइन से हटके है, बंक किया क्लास, किसी को परेशान किया, या कुछ ऐसा किया जो नहीं करना चाहिए था, वो माँ बाप को यदि पता चला या बच्चे ने खुद बता दिया, तो मम्मी पापा ना थोड़ा सा उसको स्ट्रिक्टली कभी कभी हैंडल कर लेते हैं। उससे क्या होता है कि बच्चा जो है स्लोली अपने शेल में जाना शुरू कर देता है। उसे पता है कि ये बताऊंगा तो डांट पड़ेगी, ये बताऊंगा तो शाबाश मिलेगी, और वैलिडेशन तो हम सबको चाहिए। बिल्कुल। तो फिर क्या होता है कि वो जो कम्युनिकेशन चैनल है वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रप्ट हो जाता है, वो कहीं ना कहीं बंद हो जाता है, क्योंकि हमने उसे आज से 3 साल पहले, और बच्चों की मेमोरी ना बहुत शार्प होती है। आप भी मदर हैं, मैं मदर हूँ, मेरे बच्चे मुझे कहते हैं, और जब मैं उस क्लास में थी आपने एक दिन ऐसा कहा था, मुझे याद भी नहीं है मैंने कब कहा था। तो बच्चे जनरली ऐसा करते हैं। तो तैयारी पहले से है कि कम्युनिकेशन चैनल ओपन रहे। लेकिन अगर अब आप ऐसा कुछ नोटिस कर रहे हैं, जेंटली आस्किंग द चाइल्ड, एंड इफ यू फील द चाइल्ड इज नॉट रेडी टू स्पीक, प्लीज डोंट पुश, डोंट just don't push the child. Now is the time when you have somebody in your vicinity who can prod. Maybe a cousin, maybe a friend, maybe the teacher, maybe the counselor. Anyone जिसके साथ उनकी bonding बहुत अच्छी है. You know, I have seen this very, very personally on personal grounds that children sometimes would open up to their friends so beautifully that और आपको लगता है अरे मुझे तो ये सब बताता था या बताती थी, बट दोस्तों को कितना मालूम है। तो फिर थोड़ा सा मेहनत करके उनके दोस्तों को अपनी साइड पे लेके आएँ, या काउंसलर, टीचर, कज़न, चाचा चाची, मामा मामी, कोई तो एक ऐसा इंसान है जो नॉन जजमेंटल होगा उनकी लाइफ में। उनको लगता होगा कि ये नॉन जज, इससे मैं अपने मन की बात खुल के कर सकता हूँ। तो ये बहुत स्ट्रैटेजी वाला गेम है। इट्स स्ट्रैटेजी, यू हैव टू मेक दैट स्ट्रैटेजी, बिकॉज ignorance will not help. If you're just going to ignore this,
ये हमें कहीं नहीं लेके जाएगा. Observe, plan and execute. अब ऐसा लग रहा है जैसे पेरेंटिंग ना हो गई कहीं पर, you know, it's like but it is like that. Successful parenting is like that. You need to strategize. Absolutely, and nobody ever said that parenting is easy. Yeah. And for parents, everybody, it's a first time journey. Yeah, so yeah, they will yeah. have And to there is no figure it formula out. for parenting. Something works for me beautifully. It might not work for you. It's our own formulas that we create every day. So we have to keep experimenting. आपने Keep बड़ी अच्छी एक experimenting. बात बोली, लेकिन कि अगर पेरेंट्स से वो इंटरवेंशन देने के बावजूद वो हेल्प नहीं आ पा रही है या वो चेंज नहीं आ रहा है, तो वी कैन ऑलवेज गो टू पीपल इन द फैमिली, चाहे वो दादा दादी हो या कजन हो या फ्रेंड हो. सेम एज के cousins, friends, teachers, ओके. mentors, counselors, कोई भी, और एक ना एक ऐसा जरूर मिल जाएगा आपको जो आपका मीडिएटर बनेगा. पेरेंटिंग से रिलेटेड बहुत सारे सवाल हैं और मैं आपसे एक पूछना चाहूँगी कि आपने हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग के बारे में सुना है? बिल्कुल बिल्कुल. जिसमें कहते हैं कि पेरेंट हमेशा hover around करते हैं, यू नो, सर पे बैठे बच्चों रहते के हैं. ऊपर मंडरा रहे हैं या घूम रहे हैं, सवाल पूछने में लगे हैं, बताने में लगे हैं, जिससे कि और बिल्कुल नहीं छोड़ते अपने बच्चों को. तो वो भी एक तरह का प्रेशर बना देता है. तो उस पे आपका क्या कहना है? देखो सोनाली, हमने तो बात ही यहीं से शुरू की. बिल्कुल. कि इज बैलेंस, है ना. तो ऐसी पेरेंटिंग जो बिल्कुल ही डिस्टेंट हो बच्चों से, वो भी बच्चों को बहुत ख़राब करती है. और हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग तो मुझे लगता है उनके अरमानों को, उनकी ब्लूमिंग को स्टाइफल कर देती है, बिल्कुल किल कर देती है. तो बच्चों के सारा दिन उनके पीछे भागना is just as unhealthy as being distant from the children. It's absolutely unhealthy. Finding the right balance and giving space to children is important. ये शायद हम नहीं समझते. हम अपना एग्जाम्पल देते हैं, जब मैं छोटी थी, अरे हम तो एक कमरे में इतने लोग रहते थे, अरे हमारी तो जॉइंट फैमिली था, ये we start comparing. But this doesn't work these days. थोड़ा सा स्पेस. अब ये भी नहीं है कि इतना स्पेस दे दिया कि बच्चा पूरा दिन अकेला अपना लैपटॉप और फ़ोन के साथ बैठा है. That will again spoil everything for the kid and for you as well. But इतनी सी स्पेस तो देनी बनती है ना, जहाँ वो शांति से, अगर उसे म्यूज़िक सुनना है तो वो म्यूज़िक सुनेगा, और अगर उसे अपनी तरह का म्यूज़िक सुनना है जो आपको समझ नहीं आता, जो आप अप्रिशिएट नहीं करते, कोई ऐसा सिंगर जिसे आपको लगता है ये क्या गाने हैं, इस गाने का तो बहुत अजीब सा मतलब है, बट वो आपको, यू हैव टू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट एंड लेट द किड एंजॉय दैट काइंड ऑफ म्यूजिक, बिकॉज यू अदरवाइज आर, नहीं तो छुप के करेगा. वो कहते हैं ना, स्ट्रिक्ट पेरेंट्स they make good liars, है ना. So we don't want a parent to always strictly बच्चे को follow. कहीं ना कहीं पेरेंट का ही फियर बता रहा है, दिखाता है कि हम ही अपने बच्चों में ट्रस्ट बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे कि हम ट्रस्ट करते हैं, तो वही हम डेमोन्स्ट्रेट कभी हम नहीं भी करते, है ना, लेकिन दिखाना तो यही पड़ता है कि करते हैं, अगर if you want the best out of the situation. Sonali, मेरे को एक चीज़ लगती है, how do you win as a parent? I'll tell you, every relationship I feel every relationship is in this world is like a power play, most of the times. Husband wife, किसकी चलेगी? बच्चा माँ बाप, किसकी चलेगी? बच्चे की या माँ बाप की? ऐसा आपने देखा है बहुत बार. टीचर्स वर्सेस समटाइम्स मैनेजमेंट, टीचर्स वर्सेस स्टूडेंट्स. It's always, sometimes खिंचातानी, something like a tug of war, that who will be the winner. And I think parent की जीत तब होती है जब एक बच्चा इतनी ग्रेव मिस्टेक करके आए, उसे कोई और हो तो शायद उसको थप्पड़ लगा दे, वो ग्रेवेस्ट ऑफ द मिस्टेक करके आए और आके वो अपने मम्मा या पापा को बताए, लुक आई हैव डन दिस. If your child can tell that to you, I think then you in this game of power play, आप समझ लीजिए आप जीत गए, आपकी जीत है, आपकी. और जीतना अच्छा है. कई बार देखिए, हो सकता है जो सुन रहे हो कर रहे हैं, ये क्या बात हो गई, इसमें जीतना हार. It's not about जीतना हारना, it's about, when I say winning means that you're giving something good to your child. Every parent would want good things to go to the, and वो good things हम नहीं दे पाते जब बैरियर है. अब बच्चा आपको बताएगा ही नहीं, मैंने क्लास में चीटिंग कर ली, तो आप उसे कैसे बताओगे कि बेटा चीटिंग करनी तो बहुत खराब है. बिल्कुल. एक बच्चे ने जबरदस्ती किसी और से लेके सिगरेट पी लिया, वेप कर लिया जबरदस्ती, पीयर प्रेशर में, आपको वो बता ही नहीं रहा, आप उसे करेक्ट कैसे करोगे? बजाय कि उसने ऐसा किया और घर आके कन्फेस किया कि आज मम्मा मेरे से ये गलती हो गई, मैंने वेप किया, तो अगेन यू हैव टू फील हैप्पी, क्लैप,
इसने मुझे बता दिया, अब आगे की कहानी बात की बात है ना। अब नाउ यू विल टेल कि नहीं बेटा ऐसे नहीं, ऐसे, यू नो दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेज, वील वर्क अपॉन इट, क्यों आपने ऐसा किया, आपका दिल क्यों किया। फिर टीचर से बात कर सकते हैं, स्कूल अथॉरिटीज से बात कर सकते हैं, बहुत प्यार से इस बात को हम समझा सकते हैं। लेकिन पहला स्टेप क्या था? कन्फेशन फ्रॉम द चाइल्ड, एंड दैट टू ऑर्गेनिकली, नॉट लाइक यू नो पुटिंग अ लाइक कि नहीं बताओ क्या हुआ, ऐसे नहीं। सो इट स्टार्ट्स वेरी अर्ली ऑन। ये बहुत ही ब्यूटीफुल आपने मैसेज दिया पेरेंट्स के लिए, क्योंकि हम लोग खुद ही अपने को इतना जज करते हैं एज अ पेरेंट कि क्या हम सही कर रहे हैं, किस तरह से हम अपनी पेरेंटिंग जर्नी को और बेहतर कर सकते हैं। तो पेरेंट का सक्सेस सिर्फ बच्चे की अच्छी मार्कशीट में जो अच्छे स्कोर्स हैं उससे नहीं है, या वो कोई और एक्टिविटीज़ में परफॉर्म कर रहा है, पर इससे भी है कि अगर वो बच्चा घर आके आराम से कन्फेस करे या कोई ओपन डिस्कशन इस तरह से कर पाए, तो इसमें भी पेरेंट की एक जीत है। ये हुआ जो बातचीत हमने की है, सवाल था हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग पे। अब दूसरा इसी का जो पहलू है वो ये है कि पेरेंट्स आजकल ओवर फ्रेंडली भी बहुत हो जाते हैं बच्चों के साथ। तो क्या आपको लगता है कि थोड़ी बहुत बाउंड्रीज ज़रूरी हैं? एब्सोल्युटली, आई थिंक बिना बाउंड्री के तो फिर वो हमारे कहते हैं ना, जैसे कि बहुत रायता फैल जाएगा ना, रायता को आपको संभाल के रखना है ना। नहीं, बाउंड्रीज, जोक्स अपार्ट, यस, बाउंड्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। समटाइम्स इफ यू नो मेनी पेरेंट्स से आई एम लाइक अ फ्रेंड टू माई किड, बट जब आप बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो जाते हैं तो एक रिस्पेक्ट का जो एक फैक्टर है वो काफ़ी कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, क्योंकि बच्चे हैं, यू नो दे विल नॉट, it's good to be a non-conformist at some times, but there are certain times when there are rules, when there are regulations, when there are, अब जैसे हमारी जो, अगर आप इंडियन वैल्यूज़ या एथिक्स की बात करते हैं, इंडियन वैल्यूज़ की बात करते हैं, तो हमारे घरों में क्या है कि सुबह उठ के माँ बाप के यू नो टू टच देयर फीट, टू टेक देयर ब्लेसिंग्स, यू नो दैट कल्चर, if we are as Indians are not going to preserve that culture, who is going to? और ये सब तभी डेवलप होता है जब एक छोटू सा प्यारा सा डिस्टेंस रहता है। देखिए अगेन यहाँ पर हम वापस उसी बात पे आएंगे, then it becomes a power play। जब माँ बाप बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स बन जाते हैं तो पावर किसके हाथ में आ जाती है? बच्चों के हाथ में। फिर बच्चों की जो सेंस ऑफ जजमेंट है वो कॉम्प्रोमाइज है। उनके लिए तो उन्हें आईफोन भी चाहिए और फिर ये भी चाहिए और आइसक्रीम भी खानी है। अगर टेम्परेचर जितना भी है, आइसक्रीम, तुम तो मेरे फ्रेंड हो, तुम थोड़ी ना मुझे, एंड हाउ डेयर यू से नो टू मी, यू नो दैट, हाउ डेयर यू से नो टू मी, that feeling when that crops in a child's heart and mind, that can be really detrimental. So अगर थोड़ा सा distance रहेगा तो उन्हें पता है कि I can say, but then I'm going to get the right advice. Yes. And I have to take that advice also. Sometimes I might not like that advice, but because they are saying it, I have to respect that advice and take it. और माँ बाप के advice 99% of the time सही ही होते हैं, बिल्कुल, है ना। When it comes to your daily chores या daily आपके जितने भी आपके relationships हैं, कुछ भी है, माँ बाप आपको कुछ कह रहे हैं, अपने experience से बता रहे हैं, so I'm sure distance is good, boundary is good. इसी से ब्रांच आउट होता हुआ एक सवाल है कि पेरेंटिंग चाहे आपका स्टाइल किस तरह का भी हो, एंड आपने हमें दो इसके आप बहुत ब्यूटीफुल एग्जांपल्स दे दिए कि ना तो आप इतने स्ट्रिक्ट और हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग वाले पेरेंट हैं और ना आप ओवर फ्रेंडली हैं। यू नो कि यू हैव टू प्रैक्टिस पेरेंटिंग, यू हैव टू बी द पेरेंट, एंड फ्रॉम दिस माई नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज दैट children are a lot on social media, which means they have the mobile phones with them. So उस पे आपका क्या मानना है? क्या पेरेंट्स को बच्चों को मोबाइल फ़ोन देना चाहिए? I think for this the right, so there is nothing right or wrong, but हाँ जो मैं मानती हूँ वो ये है कि right modeling by the parent is so important. मैं खुद तो सारा दिन रील्स देखती हूँ, फिर मैं अपने बच्चे को कैसे बोलूँ कि तुम क्यों रील्स देख रहे हो? So, you know, if I am glued to the social media and I have a public account where I'm putting certain certain pictures which my child is observing me putting. So when the child is growing up, they'll also do the same thing. So why are we blaming the children? There's no need to blame them. They're just modeling the behavior which they're just soaking in the environment, parents and peers, right? So first we have to model that healthy behavior ourselves. क्या घर में आपके ऐसी कोई जोन है जहाँ पर फ़ोन, लैपटॉप, टीवी ना हो? अगर नहीं है तो बना लीजिए। क्या आपका ऐसा कोई समय है, चाहे वो मील टाइम है या आपके मम्मी पापा से आपकी जब टीवी ना चल रहा हो,
मोबाइल फ़ोन्स आपके हाथ में ना हो, क्योंकि देखिए जब ये सब शुरू हुआ था तो सबको बहुत मज़ा आ रहा था, तो मम्मीज़ एंड पापाज क्या करते थे, छोटा बच्चा रो रहा है उसको फ़ोन दे दिया और उसको चम्मच उसके मुंह में खाना खिला रहे हैं, which is not the right thing to do. We were enjoying that because it was new to all of us. But जब हमने देखा कि because of this exposure to the digital media, the children are going berserk with so much information and so much binging on things which are not required for them to take in at that stage and age of their life. अब पता चल रहा है कि it's not right. अगर पता चल ही गया है तो फिर क्यों ना अपने से ही शुरुआत की जाए, है ना? तो right modeling is important. फ़ोन से ऐसा तो नहीं कर सकते कि बच्चों को फ़ोन नहीं देंगे, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपका ये इन्फॉर्मेशन है या कुछ भी है, एक मतलब 10वीं के बाद मान लीजिए फ़ोन देना ही पड़ गया, कोई भी रीज़न हो सकता है किसी का पर्सनल, लेकिन जब तक आपने उनकी कुछ रूल्स सेट कर दिए कि भाई ऐसा होगा, इंटरनेट आपको इस तरह मिलेगा, और जब वो इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं लैपटॉप्स पे तो कोशिश करिए कि थोड़ा सा एक ऐसी एरिया हो जहाँ पर आते जाते कभी ना कभी थोड़ी नज़र पड़ जाए कि क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बिकॉज एक्सेसिव एक्सपोजर टू इंटरनेट things, because children do get addicted to pornography and that too very very early on in their lives, because there is no check, because वो इतना ट्रस्ट है, वो ऑन द अदर, जैसे आपने कहा कि इतने फ्रेंडली हो गए हैं पेरेंट्स की फ़ोन भी ले लो, अरे हम अपने बच्चों को कुछ मना नहीं करते, अब मना नहीं करते तो ये भी ले लो, सब कुछ टीवी, सब एवरीथिंग इज देयर, और फिर इतना प्यार है बच्चे से कि उसको एक अलग डेजिग्नेटेड स्पेस भी दी हुई है ना? और अब आप ना झांक के वो जो आईपैड है वो खुला ऐसे पड़ा है, आप इधर हैं, आपको दिख भी नहीं रहा कि वो बच्चा क्या देख रहा है, तो ऐसे भी प्राइंग नहीं करना है, बट इट्स गुड टू नो व्हाट योर चाइल्ड इज सीइंग, एंड चिल्ड्रन डू गेट एडिक्टेड टू, एज आई सेड, pornography, and it's important for them to understand that what is appropriate for them and what is not. क्योंकि पेरेंट्स का भी अपना एक प्रेशर होता है। मानिए मैं एक ऐसी पेरेंट हूँ जो मैं अपने बच्चे को फ़ोन नहीं देना चाहती हूँ, और अभी तक बच्चा भी इस एग्रीमेंट में है। हाँ, बट वो बच्चा ऐसी क्लास में है और सब के पास स्मार्टफोन है, आईफोन है, वो एक कंटिन्यूस प्रेशर अपने पेरेंट पे बनाया हुआ है। फिर वो पेरेंट हैज़ टू गिव इन टू दिस कंटिन्यूस डिमांड ऑफ द चाइल्ड। अब फिर पेरेंट को नेक्स्ट स्टेप क्या है, जैसे आपने बताया, वी हैव टू कीप चेकिंग। तो कई बार ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। Is there any role the school plays in this, in guiding students on social media ethics? And absolutely. So like we have a very strict social media policy for the children. It's important to see more than social media. What we are bothered about is cyberbullying. Yes. आप देखिए किस तरह से बच्चियों को, boys, girls equally, they are bullied. So I would say it's quite dangerous the way the children are bullied. They make friends with strangers, and the way they are blackmailed. Children share inappropriate content with these strangers, and then they are blackmailed. And it is not something which is other than जो bank frauds होते हैं, वो तो एक अलग है, वो तो adults के साथ होते हैं. But these young teenagers are really prone to such malpractices. So as adults, again making them aware. और जैसा कि आपने एक बहुत अच्छा बात बोली कि बच्चा तो नहीं चाहता कि उसको फ़ोन मिले, बट फ्रेंड्स के पास फ़ोन है, और ऐसे सिचुएशन में मुझे लगता है कि थोड़ी सी नेगोशिएशन पेरेंट्स को करनी है कि आपको फ़ोन चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, from 5 to 6 the phone is with you, you do whatever, okay? You chat with your friends, you want to see a message, you want to see, please but give it back to me at 6 o'clock. So इससे उसको ये भी नहीं लगेगा कि बिल्कुल फ़ोन नहीं मिल रहा। और जो 5 से 6, और कभी कभी बच्चे ऐसे कह सकते हैं कि अच्छा मेरे फ्रेंड के पास तो पूरा दिन फ़ोन है, मेरे पास सिर्फ, ऐसा क्यों? तो फिर आपको उनको बताना है कि ये मेरा घर है, यहाँ मेरे रूल्स हैं और आपके रूल्स हैं। अगर आप उनकी घर को रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो उनको भी तो आपके घर की बातों को रिस्पेक्ट करना चाहिए। इट्स म्यूचुअल रिस्पेक्ट। सो लेट योर फ्रेंड्स ऑल्सो रिस्पेक्ट द फैक्ट that your phone is with you from 5 to 6, so that they know that they have to contact you between 5 and 6. I think इससे बहुत सारी चीज़ें ईज आउट हो जाएंगी। तो सबका सोल्यूशन यही है कि एक अवेयरनेस पेरेंट्स में होनी चाहिए, और
बातचीत एंड बच्चों को भी एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। अब हम इस ज़माने में हैं कि सबके पास स्मार्टफोन्स हैं, एवरीबडी इज़ कनेक्टेड एंड पोर्नोग्राफी की आपने बात करी, तो बच्चों का जो माइंड है बहुत इम्प्रेशनेबल है और ऐसी गलत चीज़ों में या इन तरह की चीज़ों में गलत ढंग से वो इंगेज हो सकते हैं। तो सेक्स एजुकेशन एक ऐसा टॉपिक है इंडिया में जो मेरे मानने से और रिसर्च भी ये कहती है कि अनलेस कि स्कूल अपने इनिशिएटिव से बच्चों में वो एजुकेशन ला रहा है, वो ऐसा एक टॉपिक है बहुत सेंसिटिव सा जो एक माँ अपने बच्चे से शायद नहीं कर पा रही है। पहले तो आप हमें ये बताइए कि क्या सेक्स एजुकेशन बच्चों के लिए ज़रूरी है और स्कूल के अलावा एट होम पेरेंट्स कैसे वो दे पाएँ? सोनाली, बहुत साल पहले मैंने एक साइकोलॉजिस्ट से एक सवाल पूछा था एंड आई आस्क्ड हिम, आई सेड सर व्हाट डू यू थिंक इज द राइट एज फॉर डिस्कसिंग सेक्स एजुकेशन विद द चिल्ड्रन? सो आई गॉट अ वेरी गुड आंसर फ्रॉम हिम. ही सेज देयर इज नो एज. द डे योर चाइल्ड आस्क्स अ क्वेश्चन, how a baby is born, he's ready or she's ready, they are ready to consume the right information from you. Okay, so हम कहते हैं अरे तो इतना छोटा बच्चा है, इसको क्या समझ आएगा, बट देखिए बच्चों को सब समझ आ रहा है, तभी वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं. वो सवाल ना पूछते अगर उन्हें सब पता होता, या उन्हें so they don't, उनको आधी चीज़ पता है, they just do half of it, but again they trust you, so they are asking you. So now it's your duty to tell them exactly what it is. Okay, so इसमें ना 2-3 चीज़ें हैं सोनाली which schools and parents should know. When we talk about menstrual health to girls who are like say 10 years of age or 9 years of age, we should not be just talking to girls, we have to talk to the boys as well. So most of the times when we talk about, when we sensitize parents and girls, there was a time about many years back in my school, we would have workshops for mothers and daughters. We've changed that. Okay. We call fathers, daughters, brothers. Men should engage in such conversations which are surrounding menstrual health and hygiene. It's important. So the start is actually from there. Okay. Then when I said that when a child is curious to know why and how, so social media is doing a great job there. We have some very good child friendly videos available on YouTube. Yes. Which are telling the children just the right thing. They are not talking about भगवान आए और ऐसा हुआ ये हुआ. They're just telling the right thing in the right manner. The key is when you take the haw factor out of this conversation, it's all great. I am a parent. I have been through this multiple times because I have a daughter and a son. And I think multiple times I've had this conversation with my own children. So जिस दिन मैंने ये करना छोड़ दिया कि हॉ, तो ये जो हॉ है ना, जिस दिन ये हॉ बाहर निकल जाती है कॉन्वर्जेशन में से, कॉन्वर्जेशंस बहुत बहुत फ्रूटफुल और बहुत अच्छे रहते हैं. दूसरी चीज़ ये कि प्राइवेट पार्ट्स को जब हम घर में नाम देते हैं तो अपने खुद के लोकल नाम से जब हम प्राइवेट पार्ट्स को एड्रेस करना शुरू कर देते हैं, दैट इज़ ऑल्सो नॉट राइट, बिकॉज वो फिर एक मजाक का, एक हंसी उड़ाने का एक ज़रिया बन जाता है. तो जिस कान को तो कान ही बुलाते हैं, नाक को नाक बुलाते हैं, आँख को आँख बुलाते हैं, तो फिर प्राइवेट पार्ट्स के लिए फ़नी नाम क्यों, है ना? ऐसा क्यों कि ओह so शुरुआत से ही अगर good touch, bad touch, menstrual health and hygiene and right naming of the private parts, अगर ये सारी चीज़ें in place हैं तो slowly these conversations also develop. Like I remember when my son was growing up, now how would I tell him about menstrual cycle? So me and my daughter on purpose, like we would decide that today we will talk about it, we used to talk about the periods, menstrual health, getting sanitary napkins from the almirah, making sure that they are not always concealed in some yes. locker, not like that. And I would see his body language. उसके कान हमारे तरफ ही रहते थे. So ऐसा 5-6 बार करने के बाद I realized उसमें हिम्मत आई ये पूछने की, ऐसा गर्ल्स को ही क्यों होता है. एंड आई वाज लाइक थैंक गॉड ही आस्क्ड, ऐसा गर्ल्स को ही क्यों होता है. तो क्योंकि उन्होंने हमसे पूछा, फिर हम उस पर बिल्ड कर पाए कॉन्वर्जेशन, फिर हमने उनसे बात की.
है ना. ऐसे ही when my daughter was growing up, I remember she was in class 7th और उनकी क्लास में कॉन्डम्स के ऊपर किसी ने बात किया. उन्होंने घर आके पूछा कि मम्मा दिस इज समथिंग विच वॉज टॉक्ड अबाउट, व्हाट इज दिस, एंड इट वॉज सच एन इनोसेंट क्वेश्चन एंड आई डिड नॉट वांट टू टेल हर दैट व्हाई यू आस्किंग दिस, ये आपकी उम्र के लिए थोड़ी, ये तो बड़ों की बात है, आपको क्यों पूछना है. नो, आई थिंक आई वुड अज्यूम एंड आई वुड दैट येस वी हैंडल्ड इट प्रॉपरली. दैट वॉज द टाइम. वो बात मुझे याद आई कि कोई सही उम्र नहीं है. उन्होंने जिस दिन मुझसे पूछा, आई सेड ओके राइट नाउ इज द टाइम टू टॉक अबाउट इट, एंड वी डिड टॉक अबाउट इट. सो स्कूल में रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बात करना इम्पॉर्टेंट है, बट पेरेंट्स को भी बात करना इक्वली इम्पॉर्टेंट है. अदरवाइज देयर इज अ स्टिग्मा, अदरवाइज देयर इज शेम, and children are attracted to unhealthy practices rather than being healthy and healthy practices in future. So it's so important to talk about it in the family by the parents to the children also, other than whatever happens in the classroom. Absolutely. बजाय कि बच्चा कहीं और से किसी और सोर्स से समझे इस टॉपिक पे, आई थिंक ये घर में हमको नॉर्मलाइज करने की बहुत ज़रूरत है. और अगर बच्चा हमारे पास आके ये सब्जेक्ट पे क्वेश्चंस हों उसके, या हम उनसे डिस्कस करें, तो उससे बेहतर क्या होगा. यस. सो थैंक यू इस टॉपिक पे हमको इतना एनलाइटन करने के लिए. जाते जाते एक सवाल ये है कि CBSE और ICSE के बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं. हमने शुरुआत ही इस बातचीत की थी कि किस तरह से एकेडमिक प्रेशर बच्चों में होता है. खास तौर से बोर्ड एग्जाम का इतना प्रेशर है सोसाइटी में कि वो प्रेशर बच्चों में दिखता है और उनको नर्वस ब्रेकडाउन, एंजाइटी और तरह की सिम्टम्स हमको दिखने होते हैं. तो जाते जाते आप प्लीज़ हमें बताएं कि कैसे एग्जाम्स की तैयारी करी जाए और कैसे स्ट्रेस को उस एग्ज़ाम प्रिपरेशन से हटाया जाए. सोनाली, जाते इस टॉपिक पे तो मुझे लगता है हम शायद घंटों घंटे बात कर सकते हैं, बट थोड़ा सा समय है उसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि फोकस शुड बी ऑन द एफर्ट एंड नॉट ऑन द आउटकम. स्ट्रेस बिल्ड्स अप व्हेन द फोकस इज मुझे इतने % मार्क्स लाने हैं. जिस दिन फोकस वहाँ से हट गया और एफर्ट पे फोकस आ गया ना, तो मुझे लगता है वो जो स्ट्रेस है वो बहुत ज़्यादा फिजल आउट हो जाएगा. बट हैविंग सेड दैट, एज आई सेड, परफॉर्मेंस एंग्जाइटी प्रेशर रहता है. लीडिंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल विल डेफिनेटली हेल्प चिल्ड्रन टू ओवरकम दिस स्ट्रेस, विच मीन्स कैन वी गिव देम अ 20-minute exercise routine when they are studying. थोड़ा सा physical exercise ज़रूरी है. Eating healthy, so important. More proteins, not like a lot of sugar and carbs. मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, healthy proteins, balanced diet. ये भी नहीं कि बहुत ज़्यादा carbohydrates consume कर लिए, ऐसा भी नहीं. मतलब बिल्कुल fresh, balanced food खाएं. Listening to some music. Yes. फिजिकल एक्टिविटी, एज आई सेड. जितना ज़्यादा डिजिटल मीडिया से दूर रहे, सोशल मीडिया से दूर रहे तो अच्छा. बिकॉज उससे होता क्या है कि जब हम सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा देखते हैं तो वो जो पिक्चर इमेजेस होती हैं, जब मैं आंखें बंद करूँगी तो वो पिक्चर इमेजेस मुझे मेरे आंखों के सामने बार बार आती रहेगी. सो इट विल कम इन बिटवीन. वो फॉर्मूला है यहाँ पर sin² x + cos² x, और उसके बीच में आपके फेवरेट एक्टर की फ़ोटो मर्ज हो जाएगी. सो ये जो लर्निंग है ये कहीं ना कहीं स्टॉप हो रही है बिकॉज ऑफ मोर एक्सपोजर. सो वहाँ पे एक बाउंड्री सेट करना ज़रूरी है. बट ऐसा तो अच्छा, लेकिन कई बार बच्चे कहते हैं भाई बहुत ज़रूरी है, मेरा तो लैपटॉप पे बैठ के कुछ मुझे ये सब पढ़ना है, तैयारी करनी है, तो ठीक है करिए. लेकिन फिर आप 20-20-20 रूल है कि भाई 20 मिनट बाद 20 मीटर की दूरी पर देखिए, 20 सेकेंड के लिए देखिए और अपनी आंखों को आराम दीजिए. फिर कुछ बच्चों को ये नया शौक चढ़ता है कि अब हम बड़े क्लास में आ गए, अब हम सिर्फ 3 घंटे सोएंगे रात को. ओके, दैट इज द वर्स्ट आई थिंक यू कैन डू टू योर सेल्फ. प्लीज डू नॉट डू दैट. 7 आवर्स, वैसे तो 6 to 8 आवर्स की स्लीप मिलना बहुत ज़रूरी है. डोंट प्ले विद योर स्लीप शेड्यूल्स कि भाई क्योंकि पढ़ना है तो ऐसा कर ले. सेकेंड थिंग, CBSE गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत सारे हेल्पलाइंस हैं जो बच्चों को स्ट्रेस बस्टिंग में बहुत हेल्प करते हैं इन केस द स्ट्रेस इज टू ओवरवेलमिंग. सो देयर आर हेल्पलाइंस हैं जहाँ पर आप कॉल कीजिए, आपको फ्री काउंसलिंग भी मिलती है. जब आप अपनी तैयारी कर रहे हैं तो NCERT से ज़रूर पढ़ें क्योंकि पेपर NCERT में से ही बनता है. NCERT को फोकस में रखें. पास्ट ईयर एग्ज़ाम्स ज़रूर सॉल्व करके देखें. सैम्पल पेपर्स
को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। 3 घंटे का टाइमर लगा के वो सैम्पल पेपर जो सॉल्व करते हैं उससे स्पीड बनती है, हमें मालूम रहता है कि किस तरह से क्वेश्चन को अप्रोच करना है। और जब बच्चे सैम्पल पेपर सॉल्व नहीं करते, क्वेश्चन पेपर जब सामने आता है तो हवाइयाँ उड़ जाती हैं, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसे सवाल के फॉर्म में देखने की आदत नहीं है। तो अपनी आंखों को, अपने दिमाग को वो आदत कैसे डालनी है? सैम्पल पेपर को देख देख के। सवालों की आदत पड़ जाएगी तो आंसर तो तुमने पढ़ ही रखा है, तो उस सवाल को, उस जवाब को तुम वहाँ लिख दोगे क्योंकि तुमने वो सवाल देखा हुआ है। तो सवाल देखने के लिए सैम्पल पेपर को सॉल्व करना ज़रूरी है। और लास्ट टिप ये होगी कि जब आप अपना पेपर लिखते हैं ना, तो शायद आपको थोड़ा सा कम आता हो, पर एग्जामिनर को तो नहीं पता ना कि आपको थोड़ा सा कम आता है। तो पेपर जब आप लिखें ना, तो कीवर्ड्स को हाईलाइट करना, साफ सुथरे तरीके से पेपर करना, बहुत बार ज़्यादा कटिंग ना करना, ये छोटी छोटी चीज़ें, अपने टाइम को ढंग से मैनेज करना। कई बार बच्चों में ये होता है कि 3 मार्क का क्वेश्चन है बट वो मेरा फेवरेट है, अब मैं उसमें 2 पेज भर दूंगा या भर दूंगी, देयर इज नो सेंस, आपको नंबर तो 3 ही मिलेंगे ना। तो वर्ड लिमिट को ध्यान में रख के ही अपने जवाब बनाएं। मैथ्स या फिजिक्स जैसा पेपर हो तो स्टेप्स ज़रूर लिखें, क्योंकि हर स्टेप के मार्क्स होते हैं। सीधा आंसर पर ना जाएं, क्योंकि फिर आपके मार्क्स कट भी सकते हैं और अगर आंसर गलत है तो आपको उस सवाल में 0 मिल जाएगा। सो अंडरलाइनिंग द कीवर्ड्स एंड कीपिंग जस्ट फ्यू ट्रिक्स इन माइंड is very important, and manage your time well. अच्छा, by the way, last thing. जी. You know, Sonali, what is an exam? It is a test of your time management. Actually. Okay. अब देखें, हो सकता है मुझे वो किताब बहुत अच्छे से आती हो, पर 3 घंटे में मैं शायद वो सब नहीं लिख पा रहा या पा रही, बिल्कुल, जो मुझे आता है। So what is an exam? It is just time management. You just have to manage your time. You know, इस 15 मिनट में ये 2-2 नंबर के सवाल, नेक्स्ट आधे घंटे में 3 नंबर के सवाल, फिर 4 नंबर के सवाल, 5 नंबर के सवाल, और लास्ट में 5 मिनट रिवीजन के। तो ये है क्या? दिस इज इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। तो इसके बारे में शायद हम कभी और बात कर सकते हैं। वाओ, इस एंगल से तो हमने कभी सोचा ही नहीं कि एग्जाम को अप्रोच किया जाए। तो थैंक यू सो मच रितिका जी इस शो पे आने के लिए और पेरेंट्स को इतना इनलाइटन करने के लिए। एंड आई एम श्योर इवन बच्चों में जो आपने जाते जाते एग्जाम प्रिपरेशन की इतनी सारी टिप्स दे दी हैं, वो काफ़ी यूजफुल होंगी बच्चों के लिए। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू। इट वॉज अ प्लेजर टू हैव यू, एक प्रिंसिपल के रोल में, एक माँ के रोल में, और आप नेशनल अवार्डी हैं, टीचर अवार्डी हैं, तो आपने इतना अपना जो इंसाइट एंड एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया है उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू। सो पेरेंट्स, आई होप कि ये एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। एजुकेशन से जुड़ी जितनी भी चैलेंजेस या कंसर्न्स हैं बच्चों में, वो हमने ज़्यादातर इस कॉन्वर्सेशन से हाईलाइट करी हैं। तो चाहे बच्चे एग्ज़ाम्स की प्रेप कर रहे हैं, चाहे वो मेंटल वेलबींग से रिलेटेड कंसर्न्स हैं, इस एपिसोड पे आप अपना फीडबैक हमको ज़रूर दीजिएगा, और ऐसे ही हम एपिसोड्स और ऐसे ही मीनिंगफुल टॉपिक्स आपके लिए लेते आएंगे। थैंक यू।